हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड स्कूल प्रेजेंट रिवीजन शॉर्ट। आपको जो टेस्ट दिया गया था उसका एक टेस्ट सीरीज, उसका सॉल्यूशंस में उस इससे पहले भी मैंने क्लासेस में कुछ सॉल्यूशंस को करवाया था फिजिक्स का। उसके आगे सॉल्यूशंस को देखेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट। पहले तो मैं बता दूं जो क्वेश्चंस आए हुए थे या आपके टेस्ट सीरीज में भी दिए गए थे वो क्वेश्चन जैकबोर्ड के 2023 ओरिजिनल पेपर था जैक का, उससे लिया गया। तो आप ये जान लें कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और ये जेन्युइन पेपर है। आपको शायद पेपर भेज दिया गया होगा या फिर भेज दिया जाएगा, आप देख लीजिए। तो जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे डिटेल से पढ़े और काइंडली ये सारे क्वेश्चंस का एक नोट्स बना के अलग से रखें और उसको रिवीजन करें। अब क्वेश्चन देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट के इनसाइड में किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। तो ऑप्शंस दिया गया है। पहले मैं बता दूं, बार मैग्नेट जो कि कुछ इस शेप का होता होगा, आप जानते हैं इसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आउटसाइड बार मैग्नेट जो फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है यानी स्टार्ट होती है और एंड होती है साउथ की तरफ। तो आउटसाइड द बार मैग्नेट ये नॉर्थ टू साउथ चलती है, लेकिन यहां बात तो इनसाइड का किया जा रहा है। तो एक दूसरा केस भी है कि इनसाइड द बार मैग्नेट जो ओरिजिनेट लाइन होगी वो साउथ टू नॉर्थ होती है। दीज आर द इमेजिनरी लाइन। ये सारे लाइंस इमेजिनरी होते हैं। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक सर्कुलर लूप को डिजाइन कर रहा होगा, इसलिए अंदर में नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन 2 में, बी ऑप्शन में फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है, ये दिया गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आपको पता है होगा कि ये शायद आपके सिलेबस में नहीं था अभी तक के टेस्ट सीरीज में, इसलिए आपको क्वेश्चन बदल के दिया गया है। फॉर इक्विलैटरल लाइंस ऑफ डाइपोल आपको बताया गया था इसके बारे में कि लाइंस के बारे में जब डिस्कस करेंगे, लाइंस ऑफ डाइपोल का डिस्कस करेंगे। लाइंस ऑफ डाइपोल का मतलब आप एक इक्विलैटरल पोजीशन, पहले तो आप ये जान लें कि यहां पर एक डाइपोल है -2 और +2 चार्ज का, और ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2 हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं 2a लेते हैं इस सेंटर से, जहां की पोजीशन से हम एक स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज में का बात किया जा रहा है इस डाइपोल लाइन के अलोंग। इसका जो एंगल्स रहते हैं, शायद यहाँ एंगल हमारे बताया गया है, एंगल्स रहते हैं वो कितना डिग्री का होता है। तो आपको पता होगा कि ये दोनों 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 90 होगा। इस पर एक और क्वेश्चन बनता ये है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के फॉर्म में ये होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो ये एक पर यूनिट एंगल पर कितना एंगल मेजर करेगा, तो वो 60 डिग्री का एंगल मेजर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस किया गया था, इसलिए मैं जो डिस्कस कर लिया हूं रफली मैं दिखा दे रहा हूं। ये एसी का कॉन्सेप्ट था, एलसीआर सीरीज एसी में कितना होता है, यहां एंगल्स की बात की गई थी। एलसीआर सीरीज में जो एंगल होते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में वो कितना होता, बाय मिस्टेक ऑप्शंस में मिस्टेक हो गया था, ऑप्शंस कुछ इक्वल टू होना चाहिए था। आपको यहाँ ये ऑप्शन शायद आपको ये बता दिया गया था और बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो मैं अभी उसी क्वेश्चन पर आ रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपको नहीं बताए गए थे। शायद मैंने इसका भी एक एक्सप्लेनेशन दिया है चार्ज को लेके। कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो रहा था, तो ये अगर आपका टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आया हुआ है मॉक टेस्ट में, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा क्योंकि इसमें ऑप्शंस गलत हो गए। शायद मैंने यहाँ निकाल करके मैं यहाँ दिखाया मैंने कि ये ऑप्शन सही है, दीज आर द राइट आंसर। आप इसे मैच कर ले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम की मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। गॉसेस थ्योरम जानने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो जब एक किसी पार्टिकुलर एरिया पर, ये स्मॉल एरिया का डिफाइन होता है, ये पर स्मॉल एरिया यानी जिसका एरिया डीए, एक डिफरेंशिएट एरिया लेते हैं हम लोग, इस पर किसी तरह का कितने नंबर्स ऑफ लाइन पार कर रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पार कर रहा होगा
इस पर वो डिफाइन करता है इसके फ्लक्स को। फ्लक्स को दिखाया जाता है फाई से, हम देख पा रहे हैं। फ्लक्स का अलग से फॉर्मूला होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने नंबर्स को पार कर रहे हैं इस एरिया में। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मान ले कि इधर इधर भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन इनसे पार करने वाला ये 1 2 3 और 4 लाइन है। तो केवल यही 4 लाइन इसके फ्लक्स को डिजाइन करें। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई डॉट ds होता है, जो कि इंटीग्रल में होता है। हम लोग जो सरफेस एरिया का बात करते हैं, ये क्या है, ये है सरफेस एरिया। मैं लिख देता हूं। पहले तो बता दो कि आपको जो लिखाया जा रहा है उसको देख करके आप पॉज करके वीडियो आप आराम से इसका नोट्स बना ले। आपको रिवीजन करने के लिए ये बहुत काम है। ये सरफेस एरिया का बात किया जाए, यहाँ पर छोटे सरफेस एरिया का बात किया गया है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, आप जान रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ये q1 q2 नहीं होता, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन भी मैंने रखा है पर, तो आप देख लीजिए। आगे बोल रहा है, ये क्वेश्चंस मैंने शायद डिस्कस नहीं किए थे। बोल रहा था कि अगर 2 कूलम चार्जेस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पर एक फॉर्मूला होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का बताओ। फॉर्मूला होता है q n। इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्जेस, कौन, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक चार्जेस है, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस पर ही फॉलो करता है, इंटीग्रल पर फॉलो करता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पूरी तरह से ट्रांसफर होगा, कभी भी हाफ 3/4 ट्रांसफर नहीं होता। कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को छोड़ के कहीं जाता है तो वो फुल जा रहा है, ऐसा ना होगा कभी भी कि इलेक्ट्रॉन आधा जाएगा यहाँ और आधा यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दीज आर द इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंटीजर्स के बेसिस पर काम करते हैं। फॉर्मूला ये है, यहाँ पर दिया गया है कि 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ चार्ज दिया गया है 2 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, यानी ई n का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर आप n के फॉर्मूले से इसको निकालते हैं तो यहाँ e मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड में q/e। q दिया हुआ है 2 कूलम, e का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब 2/1.6 × 10⁻⁻19 जब पावर से ऊपर जाता है तो 10 का पावर प्लस हो जाता है, तो 10⁻19 हो जाएगा। आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये 20/16 हो गया है। अगर आप इसको ठीक से सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लेंगे कि ये आंसर है या ये आंसर। जब ये हट गया है पावर तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 के टेबल में 4 5 जा 20, 4 4 जा 60, 5/4 को आप सॉल्व करेंगे तो शायद ये आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी जो होता है ओरिजिनली वो होता है C = ε0 A/d। अब पहले इसको समझिए। मान लें कि 2 प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। प्लेट का पार्टिकुलर एरिया, जिसको सरफेस एरिया हम लोग बोलेंगे, या इस प्लेट का सरफेस पर जो एरिया है वो सामने की ओर जो है, या फिर प्लेट का जो चार्जेस पर डिस्कवर है वो है a। दोनों प्लेट का सरफेस एरिया को हम लोग कंसीडर करते हैं ये सेम है। इसके अलावा ये प्लस और ये माइनस चार्ज पर बनता है। इस चीज को, या ये दिस डिवाइस इज नोन एज अ कैपेसिटर। ये पूरे डिवाइस का, और डिवाइस के अंदर में एक कैपेसिटी नाम की चीज होती है। तो कैपेसिटी इसकी प्रॉपर्टी है, या कैपेसिटेंस बोलते हैं उसको। इसका फॉर्मूला ही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ε0 A/d, where एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, A is area of plate, D is distance between two plates। अगर बोला जाए डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, यानी डिस्टेंस को d/2 कर दिया जाए। आप जानते होंगे मैथमेटिकली
आप जानते होंगे कि डिस्टेंस को जब आधा कर देते हैं तो ये डिस्टेंस का d2 ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाने से 2 यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a by d हो जाएगा। तो आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जब हम 2 टाइम्स ऑफ, अगर न्यू कैपेसिटेंस को c डैश कहेंगे और ये पुराने वाले को c कहेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ c हो जाएगा, c डैश है वो 2 टाइम्स ऑफ c हो जाएगा। तो अब इसको पहले लिख लें, आप पॉज करके लिख लें, आप इसको भी लिख लें। यहाँ पर ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ इंक्रीजमेंट का बात किया है। अगर ये डिवाइड में रहता तो डिक्रीजमेंट का बात किया जाता, लेकिन यहाँ इनटू में इसलिए इंक्रीजमेंट बात किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, आप इसे लिखें। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point inside a charge of spherical cell। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन गॉसेस थ्योरम से लिया है। स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज ये 0 होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो इनसाइड अ चार्ज वो 0 होगा। कैसे होता है उसका एक्सप्लेन करने के लिए मैंने गॉसेस थ्योरम को भी लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम लोग डिस्कवर करते हैं। अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को, ये मैंने लिख दिया है, आप देख लेंगे उसको। और इसमें 3 एप्लीकेशंस होते हैं हम लोग के पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग बात करते हैं 3 एप्लीकेशन पर। पहला एप्लीकेशन है लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर का। अगर ये वायर है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड काम कर रही है, जिसका सरफेस एरिया हम लोग ऊपर इसके लिए कर्व सरफेस पे और इसके नीचे सरफेस एरिया को देख के हम लोग डिस्कवर करते हैं, तो जो फार्मूला डराइव होता है वो इतना होता है, E = लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन जो है क्लासेस में भी बताया है। और ये डिस्कवरी जो की गई है, ये डेरिवेशन जो किया गया है, ये तीनों सरफेस के अलाउंग किया गया है। अगर आप ये देख पा रहे हैं, कुछ लोगों को इसमें ये दिक्कत होता है कि जब न्यूमेरिकल आ जाता है ऐसा, तो इसका वैल्यू समझ में नहीं आता है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग से करने के लिए या न्यूमेरिकली वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹ ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो हम लोग को इस वैल्यू से इस वैल्यू को रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा है 2/2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर सकते हैं, 2 लैम्डा बाई r, ये आपको मिल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिल जाएगा 2 लैम्डा बाई r में। लैम्डा क्या है? लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L। इसका SI यूनिट होता है कूलम पर मीटर। ऐसे इसको अब देख के लिख लेते हैं। ये कभी-कभी ये भी पूछा गया है, ये आप इंपॉर्टेंट लिख करके रख लें। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि E का जो वैल्यू होता है यहाँ लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर के लिए 1/r के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा बोल सकते हैं, या r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखिए, ओरिजिनली E का जो फार्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। लेकिन ये फार्मूला एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अगर लीनियर चार्ज आ जाएगा तो फार्मूला बदल जाता है। इसके अलावा 2 एप्लीकेशन मैंने लिख के रखी है। इन्फिनिटी प्लेन्स की बात करेंगे, या प्लेन जो शीट्स होता है। मान लीजिए कि प्लेन शीट है जिस पर कोई चार्ज है। ये चार्ज शीट किसी एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं इस पॉइंट पर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसका फार्मूला होता है ये। ये है सिग्मा। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर कि लीनियर चार्ज, स्ट्रेट चार्ज के लिए लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, Q/L फार्मूला होता है। सिमिलरली अगर सरफेस पर बात करते हैं तो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी पर इसको डिस्कवर किया जाता है, क्योंकि ये प्लेन्स पर होता है तो पूरे एरिया को कंसीडर किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है Q/A, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका SI यूनिट भी पूछा जाता है। इसका SI यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। आप पॉज करके इसको लिख ले, सब नोट्स को अच्छे से एक जगह जमा कर ले। अच्छा, ये होता है इनफाइनाइट सीट के लिए। अगर फाइनाइट सीट हो जाएगा तब ये होगा Q/ε0, यहाँ 2 हट जाता है। तो कभी कभी इन दोनों के बीच का रिलेशन बहुत जेईई मेंस और नेक्स्ट के एग्जाम में भी पूछा गया है। जेईई मेंस इनको ज्यादा यूज करता है अपने क्वेश्चंस में। अब इसके अलावा तीसरा एप्लीकेशन जो है गॉसेस थ्योरम का, वो ये है कि अगर स्फेरिकल सेल के अंदर उसके सरफेस पर और इससे बाहर सरफेस पर निकालना पड़े तब क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग 3 कंसीडरेशन करते हैं और डेरिवेशन के दौरान हमको ये पता चलता है कि Q आउटसाइड एट द सरफेस और इनसाइड क्या होगा। Q आउटसाइड जो होगा वो इतना होगा, अगर यहां सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस और वो छोटा स्मॉल, ये आप कंसीडर कर सकते हैं, x कंसीडर कर सकते हैं, और इससे कोई अलग वाली बात नहीं है। अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें कंसीडर की जाए। यहां से यहां का डिस्टेंस है r। हम इस स्फीयर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्फीयर है जो कि फुल्ली चार्ज है और इसका रेडियस है बड़ा, और हम लोग तीनों जगह पर यानी A इस पॉइंट पर, B और C तीनों पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखते हैं, तब ये ऐसा आपको पता होना चाहिए कि ये और ये फॉर्मूला एकदम सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, केवल r और r डिस्टेंस कैपिटल R और स्मॉल r का फर्क होता है। These are derived from Gauss's theorem, ये सब Gauss's theorem से निकाले हैं। इसके अलावा इनसाइड का जो चार्ज होता है वो होता है J। इसी क्योंकि इनसाइड के चार्ज में जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। गॉसेस थ्योरम ये कहता था E into ds बराबर Q/ε0, क्योंकि चार्ज जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा है, और ये जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यानी इस मेटल के स्फीयर के अंदर नहीं आ पाती। आप ऐसा बोल सकते हैं कोई मेटेलिक स्फीयर या मेटेलिक बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। इसका एक अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग करवाया जाता है, बाद में कभी इसको डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल से आप ये 3 को आप आराम से लिख लेंगे, और इसका डेफिनेशन जो इनसाइड के बारे में बात किया गया था आपको समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल सेल के इनसाइड में ये जीरो होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विद द डिस्टेंस r कैसे वैरी करना। ये क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, ये जैक बोर्ड के 2023 के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो काइंडली आप इसे बहुत बार रिवीजन करें और इसको पढ़ते रहें। इसको जानने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ता है, जिसको जानने के बाद ही आप इसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्या है? F, E, U और V के बारे में जान लीजिए। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये खास तौर पर एनर्जी की बात की जाती है, और ये सिर्फ पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा होगा वो इसका बात किया जाता है। मैं सबका फार्मूला एक जगह लिख ले रहा हूं, जिसके कारण आपको इसको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। पहले मैं बता दूं, ये दोनों फर्स्ट चैप्टर के हैं, चैप्टर 1 के हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के, और ये दोनों सेकंड चैप्टर के हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर 2 के, ठीक। दोनों फार्मूला रिलेट करता है, बहुत लोगों को इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। इसका फार्मूला होता है फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर। इसमें दो चार्जेस आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। अभी मैंने दिखा भी था, इसी से गॉसेस थ्योरम को डिराइव किया जाता है, इसी से गॉसेस थ्योरम को एक्सप्लेन किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जिसको u से दिखाया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r। इसमें दो चार्जेस की बात की जाती है, इसमें सिंगल चार्जेस की बात की जाती है, जो पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा था क्वेश्चन, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस में ये दोनों का डिस्कशन किया गया है। अगर आप इसको ठीक से लिख पाए तो आप यहां देखेंगे v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। आप देख लीजिए फॉर्मूला, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, और e इस फॉर्मूला से e इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर। यहां v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर। तो अब मैं क्वेश्चन में आता हूं। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा है, यानी E का फॉर्मूला जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर था, और पोटेंशियल V का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई r। दोनों में रिलेशंस के बारे में बात की गई है। तो पहला दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वैरी कर रहा है 1/r स्क्वायर के, और दूसरा किया गया है V यानी पोटेंशियल 1/r के। तो इसका ये आंसर सही है। कुछ लोग इसको फर्स्ट वाले आंसर को भी टिक करके आ जाते हैं, लेकिन जिस सीक्वेंस में ये दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पूछा है, पोटेंशियल बाद में, तो आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ेगा, यानी ये करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप इसको लिख ले और रिवीजन करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किरचॉफ्स का रूल, केवीएल एंड केसीएल, इसको काफी दफा मैं एक्सप्लेन कर रहा था। केवीएल एंड केसीएल, मैं पहले केसीएल लिख देता हूं। केसीएल फर्स्ट रूल है, केवीएल सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल चार्ज के कंजर्वेशन पर डिपेंड है। फर्स्ट रूल जो किरचॉफ्स का करंट लॉ है, वो चार्ज के कंजर्वेशन पर डिपेंड है। सेकंड रूल जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है, जिसको लूप लॉ भी कहते हैं, ऐसे तो नाम बहुत सारे हैं इसके, लेकिन इसको लूप लॉ स्पेशली कहा जाता है, तब ये एनर्जी के कंजर्वेशन पर डिपेंड है। आप इसे लिख लें। यहां पर पूछा गया है लूप लॉ के लिए, लूप जो एनर्जी के कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मोबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। मोबिलिटी पहले तो आप जानते हैं मोबिलिटी को क्या बोलते हैं। मोबिलिटी को दिखाया जाता है म्यू से। दिस इज म्यू, MU। बहुत लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन इसको स्पेशली म्यू कहा जाता है। दिस इज द ड्रिफ्ट, और म्यू का फॉर्मूला होता है VD बाई E। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको E से दिखाया जाता है। इस E के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर दिया गया है 4.2 into 10 का पावर माइनस बाई, ये दिया गया है 2.1 into 10 का पावर माइनस 10। पूछ रहा है म्यू। कुछ सॉल्व करने में कुछ लोगों को दिक्कत होता है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले तो जानो कि 10 का बेस सेम है, तो 10 का पावर सॉल्व होगा, डिवाइड में पावर घट जाता है, नेगेटिव होता है। इसलिए इस पॉइंट को 4.2 बाई 2.1 देख सकते हैं इनटू 10 का पावर, इसका पावर है -4 पावर है, और इसका -10 है, ऊपर जाके प्लस है। ये 21 का टेबल में ही डबल बार में कट जा रहा था, अब आराम से काट गया। ये 2 आ गया इनटू 10 का पावर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो +6 दिख रहा है आपको। 10 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन लगेगा, इसीलिए ये आंसर सही है।
बाकी का आप यूनिट्स को देख सकते हैं, यहाँ पर सब सारे का यूनिट दिया गया है। यूनिट भी इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के लिए। तो ये सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। बाद में आपको ट्रांसफार्मर का एक वीडियो भी दे दिया जाएगा रिवीजन, एज अ रिवीजन के लिए। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी एक्सप्रेशन मैं बता दूंगा, और बाकी आप डिटेल देख ले, अगर आप सर्च कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में आपको वीडियोस डिटेल वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डाइपोल है, चलिए स्पेलिंग गलत हो गया है, ये डाइपोल है, DIPOL। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन तो क्या बहुत बड़ा था और आपको शायद दिखाया गया था, मैं एक झलक दिखा दे रहा हूं कि ये 22 नंबर का आंसर है। इस डेरिवेशन के लिए आपको ये ड्रॉ करना पड़ता है। हम लोग ये कंसीडर करते हैं डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है जिसमें दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हो बट अपोजिट साइंस के। मैग्नीट्यूड q और -2 और साइन माइनस एंड प्लस का, जिसके बीच का दूरी 2l लिया जाता है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट P को कंसीडर किया गया हो, पॉइंट P को कंसीडर किया गया हो जो l डिस्टेंस पर हो, तो यहां से परफेक्टली हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए ये ड्रॉ जो करते हैं हम लोग, उसको हम लोग ड्रॉ करके ये निकालते हैं। इसका डेरिवेशन शायद आपको क्लासेस में बताया है, और इसके स्पेशल केसेस के लिए ही आपको फार्मूला ड्राइव कराया जाता है। एक्चुअली इसका जो फार्मूला आता है वीडियोस का, ये इतना है जो आप डाइपोल में देखते हैं, पोटेंशियल का इतना आता है। मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, डेरिवेशन आपके कॉपी में करवाया गया है। अदरवाइज जब चैप्टर वाइज रिवीजन चलेगा तो आपको ये बता दिया। इसी का स्पेशल केसेस है एक्सियल एंड इक्विटोरियल। पहले जानते हैं कि जब थीटा 0 डिग्री होता है तो एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल हम लोग कहते हैं। एक्सियल का मतलब ऑन द सेम एक्सिस। अगर ये डाइपोल है तो इसी एक्सिस में ये पॉइंट आ जाएगा, इसी एक्सिस पे ये पॉइंट आ जाएगा, तो P भी इसी लाइन में आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इसमें क्या होता है कि एंगल 0 डिग्री का हो जाता है। 0 डिग्री के होने के कारण cos 0 1 होता है, इसीलिए इसका फार्मूला बन जाता है P/4πε0 r²। इसको याद कर ले, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये 2 सालों से दिया जा रहा है। फिर से मैं बता दूं, जो टेस्ट में क्वेश्चन दिए गए थे, ये क्वेश्चन जैक में 2023 के पेपर के फुल्ली जो आया हुआ पेपर है उसी का पेपर दिया गया है ऐसे ही। तो इसको अच्छे से आप रिवीजन करें। दूसरा कि अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तब हो जाएगा, ये वाला P एकदम परपेंडिकुलर पोजीशन पर आ जाएगा इसके। इसी के बारे में क्वेश्चंस भी दिए गए थे। जो पहला क्वेश्चन यही था, पहला सेकंड या थर्ड क्वेश्चन यही था कि थीटा कितना डिग्री पर होता है। अगर थीटा 90 डिग्री पर रहेगा तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, cos 0 डिग्री 1 और cos 90 डिग्री 0। इसके कारण cos 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, जिसका जो मीन होता है वो 0। ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यहां पूछ रहा है कि एक्सियल के बारे में डराइव कीजिए, तो एक्सियल का फार्मूला यहां तक आएगा। शॉर्ट डाइपोल से आप डराइव कर सकते हैं, शॉर्ट डाइपोल से यहां तक आ जाता है, और उसमें थीटा बैठा के एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन निकाल सकते हैं। इस पोजीशन को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। और एक लास्टली क्वेश्चंस के लिए मैंने इसको शायद बता दिया, और एक क्वेश्चन है यहां पर कि फैराडे का लॉ एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको पता होगा फैराडे ने 2 लॉ दिया था, दोनों लॉ का कंसीडरेशन पहला मैं रफली आइडिया दे देता हूं। फैराडे ने 2 लॉ दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला लॉ ईएमएफ को केवल एक्सप्लेन कर रहा था कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है। ये इंड्यूस ईएमएफ की बात की जा रही थी, ये इंड्यूस ईएमएफ की बात की जा रही थी फैराडे। ये ईएमआई चैप्टर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, आपको पता होगा शायद। और सेकंड लॉ ने ई के बारे में फार्मूला दिया कि ये फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लक्स का प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के हम लोगों ने एक फार्मूला डेराइव किया था जो इतना था, n d∅dt, जहां पर phi क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने अप्रोच देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ईएमएफ जो है या
वोल्टेज, जो वोल्ट होगा वो n यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल की बात की जाएगी, और फ्लक्स बाई t के प्रोपोर्शनल होगा। E प्रोपोर्शनल होता है d फाई बाई dt, यही है फैराडे का सेकंड। तो इसी के बारे में डिस्कस किया गया है और बोला गया है कि भाई इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस चार्ज के बारे में बताइए। इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस करंट दिया हुआ है। इंड्यूस करंट कैसा होता है, वो आई से निकालते हैं इंड्यूस करंट, और इसी डेरिवेशन से निकाला जाता है। तो फैराडे का लॉ लिखना था, शायद आपको कॉपी में लिखाया गया है, और नहीं तो चैप्टर वाइज जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो आपको बता देंगे आप। लेकिन इट्स नोट्स को, जितने भी नोट्स है जो आपको कॉपी में दिख रहा है या यहाँ दिख रहा है, आपको पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा, आप इसे लिख लें ठीक से। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर कभी मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में, अगले टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस को लेके। और काइंडली इसे रिवीजन जरूर करें, और रिवीजन के लिए अलग से एक कॉपी रखें जिसमें आपको केवल क्वेश्चंस दिया जाए और क्वेश्चंस को रिवीजन दिया, ठीक है। और फिर कभी मिलते हैं नए सीरीज में। ये था जैक बोर्ड का 2023 का पेपर का कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। बाकी आपको अगले टेस्ट सीरीज में जो मिलेंगे वो आपको बता देंगे, ठीक। थैंक यू।